हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक जर्नी के बारे में जो एक पर्सन फेस करता है जब वो इनकम टैक्स देने के लिए जाता है। अगर हम इस फ्रेज को डिस्कस करें, इनकम टैक्स के फ्रेज को, तो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक इनकम और टैक्स। आपको डिटरमाइन करना है कि कितनी इनकम है और फिर उसको टैक्स रेट से इनटू करके इनकम टैक्स का अमाउंट निकालना है। सर, इनकम क्या है? इनकम जो पैसा हमारे पास आता है वो हमारी इनकम है। तो आंसर है नहीं। जो इनकम आपके पास आती है, जो पैसा आपके पास आता है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको उसमें से कुछ कंसेशंस, कुछ रियायतें देती है। वो डिडक्ट करने के बाद आपकी इनकम का अमाउंट सामने आता है। फिर टैक्स रेट गवर्नमेंट हर साल चेंज करके बताती है। चेंज करती है तो सेम रखती है, बट हर साल के टैक्स रेट आपको एडवांस में बताए जाते हैं। फिर उस टैक्स रेट से इनकम को इंटू करा जाता है और एक साल की आपका इनकम टैक्स का अमाउंट निकाला जाता है। अब हम इस पूरी जर्नी को पढ़ते हैं कि एक इंसान जब टैक्स देने के बारे में सोच रहा है या फिर अपना मतलब इनकम के बारे में सोच रहा है, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखेगा इनकम टैक्स देने से पहले। क्या पता हमारे इनकम टैक्स लॉज ये बोलते हो कि आपको टैक्स नहीं देना। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ पर्टिकुलर इनकम ऐसी होती है जिसपे टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती। अगर मैं बात करूं, ये वाली बात अगर उठी है तो आपने सुना होगा, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके कुछ बच्चों ने एग्रीकल्चर की लैंड खरीदी होती है। हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं क्यों एग्रीकल्चर की इन्होंने लैंड ले ली। न्यूज आती है ना, कभी कभी चेक कर लो जाके गूगल पे। अब ये एग्रीकल्चर की लैंड इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर की लैंड पे जब सेल करा जाता है तो उस पे जो भी गेन्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट का इंटेंशन तो एग्रीकल्चर जो एक्चुअल में कर रहा है उसकी इनकम पर टैक्स लेना नहीं है। बट कुछ लोग, बड़े लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिनको भी नॉलेज है, इस टैक्स कोड का यूटिलाइज करके अपने टैक्स की लाइबिलिटी को कम करते हैं। ठीक है ना? अब सेक्शन तो सबके लिए बनेगा ना। चलो सर, हमने इसको गूगल कर लिया, ऐसा ऐसा कुछ होता है, हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, जो हम ये बातें पढ़ने वाले हैं, ये आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, और भी अलग अलग एजेंसीज जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये उसके पर्पस से। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके लिए नहीं है। उसमें आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है, पूरा का पूरा एक्ट ही पढ़ना पड़ता है। पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने के लिए आपको 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है ना? तो हम इसको कंसाइज करके पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे हर एक स्टेप के ऊपर एक लेक्चर लेकर आएंगे ताकि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी रहे कि इनकम टैक्स का एक प्रोसेस क्या है। चलो, बात को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये एक इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर है, इसके अंदर डिटेल में डिस्कशन अभी नहीं कर रहे। जितना डिटेल में डिस्कशन करना है उसका हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का सेपरेट लेक्चर आएगा। जैसे कि अगर बात करें, सबसे पहला स्टेप इनकम को डिटरमाइन करना नहीं है। सबसे पहला स्टेप है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना। ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में सोचे, इससे पुरानी बातों के बारे में सोचे, तो एक्ट बना इसलिए है कि जो भी इंसान हमारे इंडिया के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहा है उससे टैक्स लिया जाएगा, कोई ना कोई उससे भाग लिया जाएगा उसकी इनकम का। अगर बात करें, कोई इंसान इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है, यहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, तो क्या उससे टैक्स लेना चाहिए? सर, हमारी कॉमन सेंस कहती है कि उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए। वो जिस कंट्री के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहा है उसको वहां पर टैक्स देना चाहिए। बात आपकी एकदम सही है। तो सबसे पहला स्टेप यही आता है कि हमें डिटरमाइन करना है रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में किसी पर्सन का। ठीक है ना? चलो, यहाँ पर दो बातों में मोटा मोटा डिवाइड करा गया। या तो कोई एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है या तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा। एक डीम रेजिडेंट का भी पॉइंट आया है, गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके डाला है। इसको हम रेजिडेंशियल स्टेटस के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। मोटा मोटी बात इतनी है कि अगर कोई रेजिडेंट है तो उसको टैक्स देना है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसको टैक्स नहीं देना। हद तक मतलब कुछ पॉइंट में तो गवर्नमेंट कहते हैं हम आपसे भी टैक्स ले लेंगे। मोटा मोटा बात डिस्कशन एंड में होगा। अभी के लिए सर हमें इतनी बात समझ में आ गई कि पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक कर लेंगे। ओके जी, ओके जी। अगर रेजिडेंट की बात करें तो उसमें भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, रेजिडेंट है और ऑर्डिनरली इंडिया में ही रहता है। ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो मतलब ये तो पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहा है, इस पर तो सारा टैक्स ले लेंगे। ऐसे ही एक रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, इस साल हमारी कंट्री का वो रेजिडेंट बन रहा है बट नॉट ऑर्डिनरी, मतलब ज्यादातर रहता नहीं है, ज्यादातर नॉन रेजिडेंट ही रहता है, बट इस साल रेजिडेंट बन रहा है। तो उस केस के अंदर भी टैक्स तो लेंगे भाई, रेजिडेंट है, बट कुछ रियायतें दे रखी होंगी और भी।
हाँ सर, हमें लॉजिक अभी तक समझ में आ रहा है, इसको डिटेल में आप जरूर पढ़ाना। नेक्स्ट लेक्चर इसी का, फर्स्ट लेक्चर इसी का होने वाला है। चलो, उसके बाद बात आती है आपकी इनकम के बारे में। तो हमारा सेक्शन नंबर 14 इनकम टैक्स एक्ट का बोलता है। अच्छा, ये रेजिडेंस का जो सेक्शन है, रेजिडेंशियल स्टेटस का, वो सेक्शन नंबर 6 है। कुछ कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उनकी डिटेल आपको दी जाएगी, वो सेक्शन नंबर भी आपको याद करना है आईबीपीएस के हिसाब से। ओके जी, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारी इनकम को डिवाइड करा गया 5 बातों में। आपकी मेरी इनकम को डिवाइड करा गया 5 बातों में। या तो हम सैलरी से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है जी, या तो हमें कोई सैलरी दे रहा है जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिलेगी आपको। या तो हमारी इनकम हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी से, आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं। या तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, हमारा क्या कहते हैं फ्रूट की दुकान लगा सकते हैं, फिर कुछ और भी हो सकता है, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। या फिर आपको कैपिटल गेन्स हो सकते हैं, इनकम हो रही है कैपिटल गेन्स की फॉर्म में, आप शेयर खरीद के अगर बेचते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। या आप कोई लैंड बेचते हैं, कोई कैपिटल एसेट को बेचते हैं जिसमें आपने कुछ प्रॉफिट्स कमाए, तो उसमें कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस भी हो सकता है ना, लॉस भी हो सकता है। ओके, साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कहीं पर भी नहीं आई, उस इनकम को यहाँ पे डाल के टैक्स तो आपसे ले लेंगे, इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। सर, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का आप जरा एग्जांपल दे दो। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरेस्ट इनकम। जो भी आप बैंक में पैसा अर्न करते हो, बैंक में एफडीज करके, तो ना वो सैलरी है, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना वो प्रॉफिट बिजनेस का है, ना वो कैपिटल गेन है, वो क्या है, एक अदर सोर्स ऑफ इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम आपको मिल रही है। ठीक है जी, बात समझ में आती है। चलो जी, अगर अब बात करें सैलरी के अंदर क्या आता है। अच्छा, अब इन पांचों बातों पे सेपरेट लेक्चर आएगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एंड कंप्यूटेशन हो। अब हर एक इनकम के अंदर, सैलरी की हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की हो, चाहे पीजीबीपी हो, चाहे कैपिटल गेन हो या अदर सोर्स हो, हर एक के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक कंसेशन रियायतें दे रखी है, तो हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे। ओके जी, तो सबका सेपरेट लेक्चर आएगा। Okay, जी. Accordingly, income earned is classified as follows. Salary, pension earned is taxable under the head salaries. Rental income is taxable under the head income from house property. Income derived from carrying on business or profession. Business हो गया भाई, ट्रेडिंग का काम चल रहा है। अगर प्रोफेशन की बात करो, उसमें लॉयर्स आगे, सीए आगे, सीएस आगे, तो ये टैक्सेबल है अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ऐसे अगर बात करेंगे, द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम इज रेजिडुअरी हेड। जो इनकम कहीं और क्लासिफाई नहीं हो रही, वो सारी की सारी इनकम आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेंगे। परफेक्ट। चलो जी, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। इसके बाद जो स्टेप आता है, स्टेप 2 में हमें पता चल गया कि कितने कितने टाइप में हमारे इनकम को डिवाइड करा गया। अब हमारा टास्क है कि हम हर एक हेड की स्पेसिफिक इनकम को निकालें। हम इनकम फ्रॉम सैलरी अलग निकालेंगे, हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबको क्लब अभी नहीं कर देंगे, सबसे पहले अलग अलग हेड में सबकी इनकम निकाली जाएगी। सैलरी में कितनी इनकम हुई, हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम हुई, बिजनेस से कितनी इनकम हुई, कोई कैपिटल गेन हुआ कि नहीं, या कोई हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं शेयर बेचने पे, इंटरेस्ट इनकम कितनी आई, सबको अलग अलग निकाला जाएगा। चलो जी, पढ़ते हैं क्या लिखा गया इसके अंदर। इनकम इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन गवर्निंग अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम। जो भी लॉ में लिखा हुआ है, जो भी इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, उसको देख के हम इनकम निकाल देंगे उस हेड की। अब इन्होंने लिख दिया स्पेसिफिक डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस, रियायतें, कंसेशंस, क्या लिखा, देयर आर डिडक्शंस एंड अलाउंस प्रेस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। आपने जो डिडक्शन के बारे में सुना है, जनरली जनता ने जो डिडक्शन के बारे में सुना है, वो डिडक्शन के बारे में सुना है 80C सेक्शन में सर 1.5 लाख रुपए की हमें क्या कहते हैं डिडक्शन मिलती है, 1.5 लाख के में डिडक्शन मिलती है, हमें यह आता है। क्या हम ये डिडक्शन जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वो ये वाली डिडक्शन 80C वाली डिडक्शन है? तो इसका आंसर है नहीं, ये जनरल डिडक्शन है। और यहाँ पे जो हम डिडक्शन की बात करें, वो स्पेसिफिक हेड की डिडक्शन की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम के अंदर जो डिडक्शन दी जाती है उसकी बात चल रही है। अगर बात करें हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के बारे में, तो वहां पर एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन 24 का क्लॉज ए। इसमें अगर स्पेसिफिकली बोला जाता है कि जो भी आपके हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आ रही है, उसमें 30% की एक डिडक्शन आप ले लो। ये डिडक्शन एक पर्टिकुलर हर एक हेड की अलग है, ठीक है ना, पढ़े इसके बारे में। देयर आर डिडक्शंस एंड अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। ये जनरल डिडक्शन है 80C की। ये डिडक्शन है जब सारी हेड की आप इनकम निकाल लोगे, उसको क्लब कर दोगे, उसके बाद बड़ी सारी जनरल डिडक्शंस आती है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। There are deductions and allowance prescribed under each head of income.
फॉर एग्जाम्पल while calculating income from house property for let out property, municipal taxes, ऐसे ही म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट और लोन, वो सारे के सारे उनके डिडक्शंस अलाउ करे जाते हैं, है ना। इंटरेस्ट और लोन आप माइनस करते हो, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो दे रखे हैं वो भी माइनस करते हो। ओके जी, स्टेप नंबर 4 आता है कि हाँ भाई हमने इनकम निकाल ली, हर एक हेड की इनकम निकाल ली। फिर आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग का मतलब समझ जाए ना, वो डांस करने वाला क्लबिंग नहीं, क्लबिंग मतलब आप ऐड कर रहे हो इनकम की। क्या होता है कि जनरली एक घर के अंदर अगर कोई एक इंसान काम कर रहा है तो वो कह रहा है यार मेरी सैलरी अच्छी खासी हो गई है, मैं बहुत अच्छे लेवल का ऑफिसर लग गया हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, खर्चा तो मैं करता नहीं, और वो पैसा मेरा बैंकों में जमा होता जा रहा है और उस पर इंटरेस्ट की इनकम होती जा रही है, और वो इंटरेस्ट की इनकम पे मेरे को टैक्स देना पड़ता है क्योंकि मेरी सैलरी पे भी टैक्स कटता है, मेरी इनकम ज्यादा हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पैसे को जरा किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ और फिर वो इंटरेस्ट उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा, मैं अपनी बीवी को दे देता हूँ पैसा, और क्या कहते हैं जो वो इंटरेस्ट की इनकम वो तो उसकी होगी, मेरी थोड़ी ना होगी, तो मैं बच जाऊंगा इस टैक्स से। तो इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट ने बोला, डिपार्टमेंट ने बोला जी हमारा काम है टैक्स को वसूल करना सही तरीके से, तो आपकी इनकम जितनी सही सही है आप खुद बता दो, नहीं तो हम आपको नोटिस भेज के बता लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ये इनकम जो आपने ट्रांसफर करके करा है काम, वो हम नहीं होने देंगे। तो बोला इन केस इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स इज लेविड ऑन स्लैब सिस्टम। एग्जाम्पल दिया भाई, स्लैब देखते हैं ना अलग अलग, द टैक्स सिस्टम इज प्रोग्रेसिव। इसके बारे में हम लास्ट सेशन में डिस्कस करके आ चुके हैं। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है ना, मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी आपका टैक्स का रेट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। एज द इनकम इंक्रीजेस द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस। ओके, some taxpayer in the higher income tax bracket have tendency to divert some portion of their income to their spouse। अपनी बीवी को पैसा ट्रांसफर कर दिया या बीवी ने अपने पति को पैसा ट्रांसफर कर दिया, माइनर चाइल्ड को पैसा ट्रांसफर कर दिया टू मिनिमाइज देयर टैक्स बर्डन, अपना टैक्स बचाने के लिए किसी और का पैसा ट्रांसफर कर दिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस। गवर्नमेंट कह रही है हमें सब कुछ पता है, ये टैक्स को मतलब बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्लब कर देंगे, आपकी इनकम चाहे आपकी स्पाउस की हुई हो बट हम आपके में वो इनकम को क्लब कर देंगे। have to be included in the income of the person who has diverted his income for the purpose of computing tax liability। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया तो नोटिस आ जाएगा। चलो, इसके बाद आई हमारी इनकम हमने हर एक हेड की निकाल दी, फिर क्या कहते हैं हमारी इनकम क्लब भी होगी। इसके बाद उन्होंने बात करी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब जनरली अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर आपको लॉसेस हो सकते हैं, अगर आपको लॉसेस हो गए तो आपसे गवर्नमेंट थोड़ा ना इनकम टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट आपको एक और प्रोविजन भी देती है कि आपको इस साल लॉस हो गया है, अगर आपको अगले साल प्रॉफिट्स हो तो आप उस प्रॉफिट्स में से अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक साल प्रॉफिट हुआ तो आपने टैक्स दे दिया, अगले साल लॉस हुआ तो आपने टैक्स नहीं दिया, उसके अगले साल आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने फिर से टैक्स दे दिया। आप बोलोगे जी जब मेरा लॉस हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, वो कवर अप ही नहीं हो पाया, तो उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि आपकी अगली इनकम जब होगी तब उससे कम कर लेना टैक्स। हम ऐसा नहीं आपसे टैक्स ले लेंगे थोड़ी सी भी इनकम हुई, पुरानी अगर आपको लॉसेस हो रखे तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड एसएससी में हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम अंडर सेम हेड ऑफ इनकम। पहली बात इन्होंने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की बात करी, अगर क्या हुआ हमारे अलग अलग हेड से भी तो इनकम आ रही है ना, क्या पता मेरी सैलरी से इनकम आ रही हो और मेरा लॉस आ रहा हो, क्या कहते हैं कैपिटल गेन से लॉस आ रहा हो, मेरी सैलरी से इनकम आ रही हो, मेरा क्या कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ रहा हो, तो इसके अंदर क्या सेट ऑफ इन अलग अलग हेड में सेट ऑफ हो सकता है, तो हो सकता है। अगर बात करें मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे 2-3 बिजनेस है, एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है, एक बिजनेस के अंदर लॉस है, तो क्या ये सेट ऑफ हो सकता है, ये भी सेट ऑफ हो सकता है, विद इन सेम हेड भी सेट ऑफ हो सकता है और अलग अलग हेड के बीच में भी सेट ऑफ चल सकता है। आप समझो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस सेट ऑफ को मना कर रखा है, कुछ कुछ सेट ऑफ को, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जहां पर टैक्स अवॉइडेंस की बात आने लग गई थी, गवर्नमेंट के टैक्स को हिट करने लगा था, लोगों ने इसका गलत यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, तो गवर्नमेंट ने कुछ सेट ऑफ करने को मना कर दिया था, उसको डिस्कशन मतलब डिटेल डिस्कशन के साथ हम समझेंगे। अभी के लिए क्या समझ में आ रहा है कि हाँ जी कहीं से प्रॉफिट हुआ कहीं से लॉस हुआ उसको सेट ऑफ कर लिया जाता है। एंड एसएससी गवर्नमेंट का इंटेंट यही है कि आपकी जो ठीक ठाक इनकम है, जो ट्रू इनकम है, उसी पे टैक्स किया जाए। एंड एसएससी में हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम अंडर सेम हेड ऑफ इनकम, may have some profits from one source of income and loss from other source of income। सेम हेड ऑफ इनकम में लॉस या प्रॉफिट्स हो सकते हैं,
या फिर क्या कहते हैं प्रॉफिट्स हुए किसी एक सोर्स से, लॉस हुआ किसी अदर सोर्स में। फॉर इंस्टेंस एन एसएससी में हैव प्रॉफिट्स फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, एक बिजनेस से प्रॉफिट है टेक्सटाइल के, एंड लॉस फ्रॉम प्रिंटिंग बिजनेस, तो उस केस में इन दोनों के आप क्या कहते हैं प्रॉफिट और लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। एक में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक बिजनेस में आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो ये जीरो हो गया, आपको टैक्स देना है जीरो क्योंकि इनकम जीरो होगी ना। ठीक है, दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस टू अराइव एट द नेट इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोविजन। एक पर्टिकुलर बिजनेस से आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक बिजनेस से आपको 5 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो इसको आप सेट ऑफ करेंगे, तो नेट आपको 5 लाख के ऊपर ही इनकम टैक्स देना है। ओके जी, स्टेप नंबर 6 आता है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम सारी की सारी हेड की इनकम को ऐड कर देंगे, ग्रॉस कर देंगे। द फाइनल फिगर ऑफ इनकम और लॉस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अलाइंग फॉर एलिजिबल डिडक्शन, हर एक हेड से डिडक्शन हटा दी, अलाउंस हटा दी, एडजस्टमेंट हटा दी, देन एग्रीगेटेड आफ्टर गिविंग इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ भी हो गया, कैरी फॉरवर्ड भी हो गया, क्लबिंग भी होगी, फिर इसके बाद निकल कर आती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस है ना, अब इसके अंदर फिर कुछ डिडक्शन दी जाती है। अब ये डिडक्शन आपने पढ़ रखे हैं, जो आपने ATC की पढ़ रखी है ज्यादातर, इसको चैप्टर 6A की डिडक्शन बोला जाता है। क्या बोला? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। देयर आर डिडक्शंस प्रिस्क्राइब फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, टू टाइप्स ऑफ डिडक्शंस आर अलाउएबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। एक डिडक्शन है चैप्टर 6A जिसमें सेक्शन ATC की डिडक्शन आती है, एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA, ये भी एक सेक्शन है जिसमें अलग अलग टाइप की डिडक्शन दे रखे हैं, रियायतें दे रखी हैं। चलो, these deductions would be allowed to the assessee who opt out of the default tax regime। यहां पर एक नई बात आ गई, सर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे, है ना, कि ये डिडक्शंस कह रहा है कि ये डिडक्शंस किसको दी जा रही है। दीज डिडक्शन वुड बी अलाउड टू द एसएससी हु ऑप्ट आउट 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 हु ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सर हमें तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पता ही नहीं है, तो इसको कैरी फॉरवर्ड, हम कैरी फॉरवर्ड कर दे, इसको कैरी फॉरवर्ड है, अभी पढ़ने वाले इसको। चलो आगे करते हैं। सर हमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं पड़ा, इसके बारे में ना बताओ, अभी हम बाद में सुनेंगे। ओके, स्टेप 8 आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब हमने ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन जो जनरल वाली थी चैप्टर 6A की 10AA की, उसको हटा दिया, अब आ गया हमारी टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम पे टैक्स लगेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होगी द इनकम अराइव्ड आफ्टर क्लेमिंग अबव डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन हटाई, फिर टोटल इनकम आ गई। ठीक है, अब टैक्स रेट लगाने की बारी आ गई। अगर टैक्स रेट लगाने की बारी आ गई तो गवर्नमेंट ने टैक्स देने वालों को यहाँ पर मोटा मोटी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक न्यू टैक्स रिजीम है जिसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोला गया, इसी बार से उसको डिफॉल्ट करा गया, मतलब आपको इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर टैक्स देना है अनलेस एंड अनटिल आप इस पर्टिकुलर प्रोविजन से ऑप्ट आउट करें। जो पहले वाले प्रोविजन चलते आ रहे हैं ना ओल्ड, वो आप ऑप्ट आउट करके अभी भी पुराने प्रोविजन पे जा सकते हो। सर हमें नए प्रोविजन पुराने प्रोविजन दोनों नहीं पता, तो हम पहले नए प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में बड़ी चर्चा रहती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसके बारे में बड़ी चर्चा करते हैं। चलो क्या लिखा हुआ, रेट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 115 BAC, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। IBPS सेक्शन पूछता है, सेक्शन नंबर पूछता है। अब आपके IBPS ये सेक्शन को पूछ सकता है क्योंकि इस सेक्शन के अंदर न्यू टैक्स का रिजीम दे रखा है, न्यू टैक्स के जो रेट दे रखे हैं ना वो इस सेक्शन में दे रखे हैं, जिसके टीवी के बारे में, टीवी में जैसी बजट आता है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा हो जाती है, इसके बारे में सारे रेट करते रहते हैं कि भाई हाँ भाई क्या रेट दे रखा है टैक्सेशन का, बताओ हमें। तो इस न्यू रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोला गया कि सारे इसी में फॉल करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो इस पर्टिकुलर रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। ठीक है ना, सबके दोनों के अपने बेनिफिट्स है, दोनों के अपने क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है, कुछ ना कुछ फ्लॉज है, पढ़ेंगे ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आपको दोनों में से जौन सा बेनिफिशियल लगता है, जिसमें आपका कम टैक्स बन रहा है ना, आप वो वाले रिजीम में चले जाओ। हर साल आपको क्या कहते हैं, वो है क्या कहते हैं, परमिशन है, आपको जिसमें जाना चले जाओ, न्यू में चले जाओ, ओल्ड में चले जाओ। चलो हमें सर नया वाला बताओ, हम देखना चाहते हैं कौन सा बेनिफिशियल है, पढ़ते हैं। सेक्शन 115 BAC जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स अ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। ओ हो,
सर इसमें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, मतलब टैक्स का जो रेट है वो कम है। तो सर कोई बेवकूफी होगा जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएगा। अगर बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, तो यहाँ पर आपको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स तो दे दिया, बट यहाँ पर जो हम डिडक्शंस पढ़कर आए थे, ये डिडक्शंस उनको मना कर दिया गया। अगर आप कंसेशनल रेट पर टैक्स देना चाहते हो तो आप कोई भी डिडक्शंस नहीं ले सकते। वहीं अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हो तो आपको टैक्स रेट पे कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, टैक्स रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट आप ये डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो। यही फर्क है, ठीक है ना। सर ऐसा क्यों करा गया, इसका अगर हमें इंटेंशन बता दो कि ऐसा क्यों करा गया। मैं आपको एक इंटेंशन बताता हूँ इसके बारे में। डिडक्शंस जनरली दी जाती है जब कोई खर्चा हो रहा हो या इन्वेस्टमेंट्स हो रही हो। कुछ ऐसे हमारे क्या कहते हैं इंडिया के अंदर एम्प्लॉयज है, कुछ क्या बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो अपनी इनकम पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते, स्पेसिफिक खर्चे नहीं कर पाते क्योंकि इनकम का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है। वो चाहते हैं कि हमें डिडक्शंस ना मिले, हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने जाते हैं, हमारी सेविंग्स उतनी नहीं है, हमारे टैक्स रेट को कम कर दिया जाए। ऑन द अदर हैंड जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो स्पेसिफिक खर्चे करते हैं, उनके बारे में बोला कि अगर आप उस ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप उसमें चले जाए। इंटेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट का हेल्प करने का है। उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते तो आप कम रेट पे टैक्स दे दो यार। अगर आप डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो हम आपसे कम रेट पर टैक्स नहीं लेंगे। मोटा मोटी जो टैक्स का अमाउंट निकल कर आता है वो आसपास ही होता है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। सेक्शन नंबर 115 बीएससी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स टू इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई। ठीक है ना, हम पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में। पर्सन्स की डेफिनेशन, इंडिविजुअल क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, एओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अंडर दिस रिजीम सर्टेन एग्जेम्पशन डिडक्शंस आर हाउएवर नॉट अवेलेबल। इस कंसेशनल रेट में डिडक्शंस आपको अवेलेबल नहीं होंगी। इंटरेस्ट लाइक बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नहीं मिलेगा आपको। जो आपको ऊपर हाउसिंग क्या कहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम थी उसमें इंटरेस्ट देते हो ना, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो। ऐसी चैप्टर नंबर 6A के अंदर जो डिडक्शन मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। समझ में आती है बात। तो यहाँ पर सर रेट बता दो। हम तो ये टीवी पे देखते रहते हैं, हमें तो याद है ये यही रेट है आपके सामने। अप टू 3 लाख रुपीज नील रेट, 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% टैक्स है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% सिर्फ टैक्स देना है, ठीक है ना। मतलब 3 लाख है तो यहाँ पे नील हो गया, 3 लाख से लेके 6 लाख है 5%, तो यहाँ पे आपका 3 लाख का 5% आ जाएगा कितना, 15 के। ऐसे अगर 6 लाख से लेके 3 लाख का 10% यहाँ पे 30 के, ऐसा आपका टैक्स निकलता रहेगा, ठीक है ना। 9 लाख से लेके 12 लाख है तो 15% टैक्स रेट लगेगा यहाँ पे। ऐसे 12 लाख से लेके 15% या 20% लगेगा। 15 लाख से above है तो फ्लैट रेट 30% हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। समझ में आता है। The rates given under section 115 BSE are default tax rate unless the SSC exercise an option to shift out of this regime। आप ऑप्शन ले सकते हो कि आपको इस रिजीम में नहीं आना, आपको पुरानी रिजीम में जाना है। तो पुरानी रिजीम के बारे में भी सर हमें बता दो। तो पुरानी रिजीम क्या है, द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेट। हमें पता है हर साल फाइनेंस एक्ट आता है जिसके अंदर अमेंडमेंट्स की जाती है रेट के बारे में और बड़ी सारी बातों के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया इंडिविजुअल एसक्यूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, इस रिजीम से हमने ऑप्ट आउट कर लिया ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर 115 बीएससी हैव टू पे टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। उसको डिफॉल्ट बोला गया, इसको नॉर्मल प्रोविजन बोला गया। अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ एक्ट द रेट्स ऑफ टैक्स, अब देखो इसके अंदर रेट ज्यादा ले रहे हैं हमसे। इन्होंने पहली बात ऊपर 3 लाख तक जीरो था, यहाँ पर बोला 2.5 लाख तक जीरो है। ओहो, यहाँ पे 50,000 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब 50,000 रुपए की इनकम पर टैक्स ले लेंगे। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% का हमें टैक्स लगाया गया। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख का एक ब्रैकेट में 20%। ओहो, क्या रेट बढ़ा दिया गया इतना ज्यादा। और यहाँ पे 10 लाख के ऊपर ही आपकी 30% पे इनकम टैक्स ले लिया गया। ओहो हो, देख रहे हो सर, हमें देख के लग रहा है कि हाँ हर एक इंसान को इस रिजीम में ही आना चाहिए 115 बीएससी। अगर बात करें जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो खर्चे करते हैं, तो वो जनरली लोग इस वाली रिजीम में जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इस रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में पेमेंट करी थी पिछली बार टैक्स की। ओके जी, चलो जी बात को आगे बढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 10, सर हमें इनकम टैक्स का रेट समझ में आ गया, ये दोनों के दोनों रेट हमने रट्टे मार लिए।
हमारे को इनकम समझ में आ गया, हमारे को रेट समझ में आ गया, हम इसको इंटू कर देंगे और हमारा इनकम टैक्स निकल के आ गया, काम खत्म हो गया, हमारा इनकम टैक्स का क्या कहते हैं एक्ट प्रिपेयर हो गया। नहीं, अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, थोड़ी सी बातें और एक्स्ट्रा भी है। गवर्नमेंट जब आपका टैक्स निकाल लेती है, आपका टैक्स निकल गया यहाँ पे, फिर गवर्नमेंट कहती है यार इनसे थोड़ा सा और टैक्स ले लेते हैं, या फिर इनको थोड़ी सी और रियायतें दे देते हैं पर्सन टू पर्सन। सबसे पहली बात, आपके ऊपर सरचार्ज लगा दिया जाता है अगर आपका पैसा ज्यादा है आपके पास। याद है ना आपको उबर, जब आपका क्या कहते हैं डिमांड ज्यादा होती है, सरचार्ज लगा देते हैं कि भाई तो डिमांड ज्यादा आ रही है, इस पर सरचार्ज लगा के ज्यादा पैसे ले लो। ऐसे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, हमारी गवर्नमेंट बोलती है जो ज्यादा पैसा कमा रहा है ना उससे आप ज्यादा टैक्स ले लो। Surcharge is an additional tax payable over and above the income tax. Surcharge is levied as a percentage of income tax where total income exceeds 50 lakh rupees. The rate of surcharge applicable for different slab of income वो अलग से हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम अलग से सरचार्ज को डिस्कस कर लेंगे। ऐसे अगर हम बात करें, एक रिबेट की बात भी आती है। रिबेट मतलब जिसकी इनकम कम है उसके बारे में बोल दिया जाता है कि उससे हम उसका जो टैक्स है उसको माफ कर देंगे, रिबेट दे देंगे। वो रिबेट दे रखे सेक्शन नंबर 87A, इंपॉर्टेंट। In order to provide tax relief to individual taxpayer, Section 87A provides a rebate from the tax payable by the assessee. Being an individual resident in India whose total income does not exceed 7 lakh. सर ये 7 लाख की बात आ गई तो ये दोनों टैक्स रिजीम के लिए होगा? गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बता रखा है जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, उसको बेनिफिट ज्यादा है। 7 लाख तक उसको बेनिफिट दिया गया रिबेट का कि आपका टैक्स हम कम करेंगे। वहीं अगर ओल्ड रिजीम है तो वहां पर जो बेनिफिट दिया गया 5 लाख तक की इनकम पे क्या कहते हैं रिबेट दी गई। जब आप टीवी में सुनते हो कि भी 5 लाख के ऊपर जीरो टैक्स हो गया, 5 लाख के ऊपर जीरो टैक्स हो गया, तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पर तो वो आपसे टैक्स ले रहे हैं। देखो टैक्स रेट में वो आपसे पैसे ले रहे हैं कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% दे रहा है। बट इस सेक्शन के अंदर आपका वो टैक्स माफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया, आपको टैक्स माफ कर दिया गया। MAAF, माफ कर दिया गया आपको यहाँ पे टैक्स। तभी न्यूज के अंदर आता है 5 लाख पे जीरो टैक्स हो गया। बट अगर आप 5 लाख से ऊपर चले जाओगे तो वो आपसे इस रेट में 20% के रेट में तो टैक्स लेंगे, बट साथ ही साथ आपसे इस 2.5 लाख से लेके 5 लाख का 5%, जो कि 25,000 कितना बन के आएगा, 25,000 बन के आएगा ना, कितना 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 5%, 25 नहीं होगा 12,500, तो वो आपसे ये भी ले लेंगे, ये भी लेंगे फिर वो आपसे। ठीक है, डिटेल हो गया ना, इतना डिटेल में नहीं जाना, बट मैं आपको समझाना चाहता असेंस क्या इसका। चलो, आपको दोनों बातें याद रखनी है कि अगर आप न्यू रिजीम में आ रहे हो, डिफॉल्ट रिजीम में आ रहे हो, तो 7 लाख तक का रिबेट है, 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। वहीं अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हो तो 5 लाख तक इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। ओके जी, चलो जी, बात समझ में आती है। अब बात करेंगे, गवर्नमेंट कहते हैं हाँ हमने आपका टैक्स डिटरमाइन कर लिया, जितना टैक्स सारा समझ में आ गई। फिर गवर्नमेंट कहते हैं हम इस टैक्स के अमाउंट के ऊपर थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे हैं। अब वो चार्ज हम इसलिए लगा रहे हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगा रहे हैं। ये चार्ज हम लगा रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर। आपके टैक्स के अमाउंट के ऊपर थोड़ा सा और टैक्स लिया जाएगा। अब ये इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, टैक्स जो अमाउंट निकल कर आ गई उसके ऊपर एक सेस लगाया जा रहा है, उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जा रहा है। अब क्या बोला कि आपका जो इनकम टैक्स का अमाउंट निकल कर आया उसके ऊपर एक टैक्स दे दो जो स्पेसिफिक पर्पस पे लिया जा रहा है। वो क्या है? द इनकम टैक्स एज इंक्रीज बाय द सरचार्ज। आपका इनकम टैक्स निकल कर आया, या तो उसको इंक्रीज करा होगा सरचार्ज लगा के, या फिर उसको कम करा होगा रिबेट लगा के। जो ज्यादा कमा रहा उससे ज्यादा लो, जो कम कमा रहा उससे कम लो। इफ एप्लीकेबल इज टू बी फर्दर इंक्रीज, फिर उसको फर्दर इंक्रीज करा जाएगा। ये किसके लिए पैसा मांग रहे हैं? गवर्नमेंट कह रही है हम स्पेसिफिक पैसा लेना चाहते हैं जिसको हम खर्च करेंगे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। हेल्थ और एजुकेशन के लिए हम स्पेसिफिक पैसा लेना चाहते हैं। ये पैसा सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के काम में ही यूटिलाइज होगा। क्या बात है! तो कितना लिया जाता है हमसे? 4% ऑफ इनकम, नहीं इनकम टैक्स। जो ऊपर इनकम टैक्स निकल कर आया उसके ऊपर 4%। इनकम के ऊपर परसेंटेज नहीं लगाया जा रहा, इनकम टैक्स के ऊपर परसेंटेज लगाया जा रहा है। सर 4 बार बोल दिया आपने, ठीक है ना। चलो चलो, अब यही बात है। अब 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट कहती है जी आपको टैक्स देना हमें समझ में आता है कि आप 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आके आप टैक्स देते हो, बट हम चाहते हैं कि आपको देखो ड्यूरिंग देयर भी पता चलता रहता है ना कितनी इनकम हो रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा हमें देते रहो, हम बताते रहेंगे, आपको डेट बता देंगे, आप पेमेंट करते रहो, ताकि हम खर्चा भी तो पूरे साल चलाना है ना।
ऐसा ना हो ना कि एक ही दिन पे सारे पैसे दे 1 साल के बाद। आप ऐसा करो, क्या कहते हैं, कुछ-कुछ टाइम के बाद इंटरवल्स में मेरे को पैसा देते रहो, जिसको बोला गया एडवांस टैक्स। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस लेकर आए, टीडीएस के, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपको मेरे को खुद इनकम टैक्स देना है तो हम थोड़ा सा, क्या कहते हैं, हमारा दिल दुखता है, तो गवर्नमेंट ने इस दिल दुखने वाली की चीज को ना थोड़ा सा टेक केयर किया, बोला कि सीधा वो टैक्स दे दे, डिडक्ट कर ले जो इनकम का सोर्स है। हाँ? इसमें क्या बोल दिया, जो इनकम दे रहा है वो किसी और इंसान का टैक्स को डिडक्ट कर ले, तो उसका तो दिल कभी दर्द नहीं होगा ना। जैसे अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, आपने किसी को सैलरी देनी है, आप सैलरी देने जा रहे हो, आपको गवर्नमेंट ने बोला हाँ उसको सैलरी दे रहे हो ना, उसके टैक्स काट के आप सीधा गवर्नमेंट को भेज दो, यही तो होता है। तो टीडीएस, ये टीडीएस का प्रोविजन डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए थे, और इससे टैक्स की कलेक्शन क्या खतरनाक लेवल की बढ़ गई थी ना, क्योंकि लोग दूसरे का पैसा फटाफट काटते हैं, टीडीएस फटाफट काटते हैं और गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। ठीक है ना। चलो जी, तो हमारा इनकम टैक्स पूरा का पूरा जो बना है ना, उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबका ही आता है, मनमोहन सिंह का जी का थोड़ा सा ज्यादा है। स्टेप 13 के बारे में पढ़ेंगे। ये एडवांस टैक्स का हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो गया। इसके बाद आएगा टैक्स पेबल एंड टैक्स रिफंडेबल की बात। अब आपने एडवांस टैक्स दिया, टैक्स दे जा रहे हो, टैक्स आपका डिडक्ट भी हो रहा है, तो क्या पता एंड में जब आप कैलकुलेशन निकालोगे तो आप बोलोगे गवर्नमेंट को इतनी तो इनकम है ही नहीं मेरी, जितना हमने टीडीएस काट लिया, जितना लोगों ने टीडीएस काट कर जमा करा दिया, जितना एडवांस टैक्स आपने ले लिया। तो गवर्नमेंट कह रही कोई टेंशन नहीं, हमसे पैसा वापस ले लो, आपका टैक्स रिफंड करवा देंगे। या फिर अगर आपने कम पैसा दिया है तो हमें आप टैक्स पे कर दो जो भी बैलेंस रह गया। तो यही जर्नी है, यही जर्नी है। अभी पूरा इनकम टैक्स आपको बेसिक लेवल पे समझ में आया होगा, बट हम डिटेल्स में जाके हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन को आगे करेंगे। आईबीपीएस की तरफ से बात करें तो सेक्शन नंबर से क्वेश्चन आते हैं, और क्या कहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, इनकम टैक्स के फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, टीडीएस के चालान के ऊपर, कुछ जो चालान होता है ना, पेमेंट करने का मेथड होता है, पेमेंट करने के कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार में। बट फिर भी हम तो इनकम टैक्स पूरी तरीके अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन समझ में आया होगा, आगे जाके हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। चलो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।